बना रहे थे। नहीं नहीं बना मत बनाओ मत बनाओ मत बनाओ। कौन है रिकॉर्डिंग? और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रयागराज में संतों की बैठक हो रही थी, लेकिन उसमें किस तरीके से मारपीट हुई है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के सामने संतों में मारपीट, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की है। संतों की बैठक हो रही थी प्रयागराज में, लेकिन उसी दौरान हंगामा, और तस्वीरें आपके सामने हैं। जमकर मारपीट हुई है महाकुंभ को लेकर। अखाड़ों की बैठक में यह हंगामा, अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, प्रयागराज से एक्सक्लूसिव खबर और ये जानकारी पूरी डिटेल के साथ। संतों की बैठक में ये हंगामा हुआ, क्या वजह रही, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, आखिर किस बात पे संत आपस में भिड़ गए? देखिए, जब से महंत नरेंद्र गिरी की डेथ हुई है उसके बाद से अखाड़ा परिषद दो गुटों में बटा हुआ है, उनमें आपस में तालमेल नहीं है। आज महाकुंभ में जमीन दिखाने को लेकर प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अखाड़ों की बैठक बुलाई थी। पहले बैठक होनी थी, उसके बाद जो स्पॉट इंस्पेक्शन होना है वो होना था। बैठक जैसे ही शुरू हुई, जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ बंद हुआ, किसी बात को लेकर दोनों गुटों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया। पहले बहस होने लगी और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में कुछ संतों को मामूली चोट आई हुई है। बहरहाल जो एक गुट है वो यहाँ से चला गया है, जमीन का इंस्पेक्शन कर रहा है, जबकि बैरागी अखाड़ों के जो दूसरा गुट है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका ये कहना है कि हम आपस में बैठक करेंगे और अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो हम महाकुंभ के बहिष्कार का भी फैसला कर सकते हैं। तो बहरहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि संतों की बैठक से जो तस्वीर आई है वो चिंताजनक है। इस तरीके की तस्वीर देखने की लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रशासन जो है वो दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में लगा हुआ है कि जो मामला है उस विवाद को अब यहीं पर खत्म करा दिया जाए और आपस में सुलह समझौता हो जाए। दोनों पक्ष आगे इस विवाद को कतई फूल ना दें। सही कह रहे हैं आप, चिंता की बात है ये अखाड़ा परिषद की बैठक, लेकिन किस तरह से संतों के बीच ये मारपीट हुई है, मामला काफी बढ़ता हुआ इन तस्वीरों के जरिए दिखाई दे रहा है। और जैसा मोइन बता रहे हैं कि महाकुंभ के लिए जमीन आवंटन का ये मामला था और इसी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन किसी बात को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने प्रयागराज से, जहां पर संतों की बैठक, अखाड़ा परिषद के दो गुट इसमें आपस में भिड़ गए और किस तरीके से बुरी तरह एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए जा रहे हैं। दो गुट हैं ये जो आपस में भिड़ गए। पहले आप जो है वो चर्चा के दौरान बहस हुई और उसके बाद हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। अखाड़ों से जुड़े हुए संतों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए हैं। मोइन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोइन, आप बता रहे हैं कि जमीन आवंटन का ये पूरा मामला जिसको लेकर आखिर बात बिगड़ी कहां पर, और क्या इस पूरे मामले पर अभी भी कोई इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि एक गुट ऐसा है जो बहिष्कार की भी बात कह रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जब बैठक शुरू हुई तो उससे पहले जो धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता है वो किया जा रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उसी दौरान कुछ लोग खड़े हुए थे, उनको टोका गया कि आप बैठ जाइए। इसी टोका टेकी पर जो है वो बहस शुरू होती है और बहस इतना विवादित रूप ले लेती है, बाद में मामला इतना बिगड़ जाता है कि हाथापाई तक की नौबत आ जाती है, एक दूसरे पर हाथ छोड़े जाते हैं और तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई मामूली शख्स नहीं है। अखाड़ों के बड़े पदाधिकारी हैं, अखाड़ा परिषद के बड़े पदाधिकारी हैं, देश के नामचीन संत हैं। जहां से ये संत निकलते हैं, हजारों की संख्या में लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं, इनके पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरीके की तस्वीरों की उम्मीद लोगों को नहीं थी। जो है वो जो भी हुआ वो चिंताजनक बात है। इस तरीके की बात जो है वो मेला प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से भी कही गई है। बहरहाल जो एक गुट है वो यहाँ से निकल करके संगम की तरफ गया हुआ है, जहाँ पर मेला प्राधिकरण के अफसर उनको जमीन दिखा रहे हैं कि महाकुंभ में अखाड़ों को किस जगह पर जमीन आवंटित की जाएगी, जबकि जो दूसरा गुट है वो अभी भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर के अंदर मौजूद है और जो पूरा मेले के बाहर, मेला प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर की जगह है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के साथ साथ एसी की भी तैनाती की गई है। दूसरा गुट यहीं पर बैठक कर रहा है और उसका कहना है कि हम बैठक करेंगे और बैठक के बाद ये तय करेंगे कि हम यहाँ महाकुंभ के आगे के आयोजनों में हिस्सा लें या ना लें। जो है वो
जो अधिकारी हैं वो समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि इस तरीके की बात जो है वो यहीं पर खत्म हो जाए, इस मामले का यहीं पर पटाक्षेप हो जाए, आगे ये विवाद और तूल ना लेने पड़े। क्योंकि जिस तरीके की केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि महाकुंभ को ग्लोबल लेवल पर एक पहचान दिलाई जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाई जाए, तो इस तरीके की बातें अगर सामने आती हैं तो वो पूरे महाकुंभ के आयोजन को लेकर वो छवि धूमिल होगी। तो इस बात को लेकर संत महात्माओं को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हुआ उस बात को खत्म कर दिया जाए और इस विवाद को अब आगे ना बढ़ाया जाए, इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो दो तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें मोइन, फिर मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। देखिए संतों के बीच मारपीट किस तरीके से हुई है, मामला काफी गर्म हो गया यहाँ पर। मेले में जमीन आवंटन का ये मामला, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। मेला प्राधिकरण के दफ्तर में ये बैठक हो रही थी। अखाड़ा परिषद के 2 गुट इसमें थे जो आपस में भिड़ गए, मारपीट होने लगी और फिलहाल वहां पर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। मोइन, आप कह रहे हैं कि एक गुट तो जा चुका है वो जमीन देखने के लिए, लेकिन एक गुट अभी भी मेला प्राधिकरण के ऑफिस में ही बैठा हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं वो? आपने उनसे बातचीत की कोशिश की है? क्या मांग उन संतों की तरफ से? ये कहना है कि उनको शुरू से ही जो है वो टारगेट किया जा रहा है और जो मेला प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो दूसरे गुट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे गुट को ज्यादा महत्व देते हैं। उनका कहना है कि ये जो मारपीट की घटना हुई ये सामान्य घटना नहीं है, ये प्री प्लान कोशिश की जो है एक साजिश की तरह तैयारी के साथ लोग आए थे कि जानबूझकर विवाद किया जाएगा और जानबूझकर जो है इस तरीके से हमला किया जाएगा। इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरीके की मांग जो दूसरा गुट जो अभी भी प्रयागराज मेला प्राधिकरण के दफ्तर में मौजूद है उसकी तरफ से की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हम पुलिस की कार्रवाई करने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। बहरहाल अभी बैठक चल रही है, बैठक में क्या कुछ तय होगा वो कुछ देर के बाद तस्वीर साफ होगी कि दूसरा गुट आखिरकार क्या कुछ चाहता है। जो बड़े अधिकारी हैं वो दोनों पक्षों को, दोनों गुटों को समझाने बुझाने में लगे हुए हैं कि जो घटना हुई वो दुखद थी, निंदनीय थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा, लेकिन जो भी कुछ हुआ वो उस बात को वहीं पर अब खत्म कर दिया जाए, इस मामले को ज्यादा तूल ना दिया जाए, इस विवाद को आगे ना बढ़ाया जाए। इस बात की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, जो दूसरे संत महात्मा हैं वो भी लगे हुए हैं, जो मेला प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी लगे हुए हैं। यानी आप ये कह रहे हैं मोइन कि इनकी नाराजगी मेला प्राधिकरण के अधिकारियों से भी है जो गुट इस वक्त वहीं पर बैठा हुआ है? जी बिल्कुल, उसमें से कुछ लोग अभी निकल करके बाहर आए तो उनका यही कहना था कि मेला प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो दूसरे गुट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। ज्यादा तवज्जो देने की बात इसलिए है क्योंकि कुल 13 अखाड़े होते हैं, जो एक दूसरा गुट है जिसमें निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा शामिल है, उसमें 8 से 9 अखाड़े होने के दावे किए जाते हैं और बाकी जो दूसरा पक्ष है उसमें 4 से 5 अखाड़े होने के दावे किए जाते हैं। तो जो सन्यासियों के ज्यादातर अखाड़े हैं वो पहले गुट में हैं, जिसमें जूना के संत हैं, जिसमें निरंजनी अखाड़े के संत हैं, जो ज्यादा वैभवशाली हैं, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत माने जाते हैं अखाड़े हर लिहाज से जो है वो, तो वो इस वजह से उनका आरोप है कि उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है बैठकों में। पहले ये परंपरा रही है कि अखाड़ा परिषद से लोगों को बुलाया जाता था, सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि आते थे, लेकिन पिछले महीने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की समीक्षा करने के लिए आए थे तो उस वक्त भी जो है अखाड़ों के बीच जो विवाद था उस विवाद के मद्देनजर अखाड़ा परिषद को बुलाने के बजाय सभी अखाड़ों से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाया गया था और उन प्रतिनिधियों की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कराई गई थी। तो कहा जा सकता है कि 2021 में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, उनकी जो खुदकुशी हुई थी, जो उनकी मौत हुई थी, उसके बाद से ही अखाड़ा परिषद 2 गुटों में लगातार बटा हुआ है। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि महाकुंभ शुरू होने से पहले ये विवाद खत्म हो जाएगा, आपस में सभी एकजुट हो जाएंगे, लेकिन ये विवाद खत्म होने के बजाय अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महाकुंभ में अब सिर्फ 2 महीने का वक्त बाकी है। 13 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा मेला शुरू होगा, आध्यात्मिक मेला, और इस बार के मेले में दुनिया भर से तकरीबन 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, मैं आपको मोहम्मद मोइन यहाँ पर रोकती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्रपुरी जी, बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर आपका। लेकिन दुखद तस्वीरें इस वक्त हम प्रयागराज से देख रहे हैं, संतों की बैठक में मारपीट तक बात पहुंच गई। मारपीट नहीं हुई है, थोड़ा एक संत जी जरा आते से बाहर आ गए, मुखी हुई थी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, मारपीट वाली बात नहीं आई।
एक शब्द ने एक संत जी हमारे आपे से बाहर आ गए, उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो उचित नहीं था, वो दूसरे से भड़क गए, इसी पे हल्का फुल्का सो विवाद हुआ। नहीं, लेकिन हम तस्वीरें देख रहे देखिए हैं ये कुंभ रविंद्र का जी। मेला है, देखिए ये कुंभ का मेला है, इसमें तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन काफी हंगामा दिख रहा है, जो वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो दिख रहा है, वहां काफी हंगामा, दो गुट सीधे तौर पर आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। नहीं, वो बात में क्रिएट किया जाता है, जबरदस्ती लोग हो गया, उसको अच्छा। क्रिएट किया गया, ऐसी बात। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उस तरीके का तनाव नहीं है, लेकिन क्या आप भी उस बैठक में मौजूद थे? ये बात आखिर इतनी बढ़ कैसे हाँ जी, गई? हाँ जी, किस बात का तनाव वहां मैं पर? बैठक में था। जी, हुआ क्या? मैं वही जानना चाह रही हूँ रविंद्रपुरी जी कि विवाद आखिर वो किस बात पर हमारे शुरू हुआ? वो हमारे जूना खाड़े के सभापति जी जो है वहाँ बैठक में थे, तो ये पकड़ आला का पाठ कर रहे थे। ये हुआ था कि भाई यदि सही है तो समय में यहाँ बैठे शांति से भजन करो, तो वो अपना भय प्रकट कृपाला का पाठ कर रहे थे, दूसरे आए, उन्होंने उनसे बदतमीजी की, रखा आपने रखा ऐसे उसने कहा, तो उसकी बात हुआ ये। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो ये कि यहाँ पर मेला प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी एक गुट संतों का जो है वो आरोप लगा रहा है, और अभी भी वहीं पर बैठे हुए हैं वो अपनी कई मांगों को लेकर, तो नाराजगी बनी हुई है। तो हाँ नहीं, वो वाले जो परिषद में हमारे जो हार चुके हैं, अब उसको इशू बनाना रहे हैं। हमारे यहाँ जो कहाँ हुआ था, हमारे यहाँ 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े में मेरे साथ 9 अखाड़े हैं। ये 4 अखाड़े जब ये इसको इशू बना रहे हैं ताकि कोई इसका कुछ फायदा हो, इसलिए ये इशू बना रहे हैं। तो क्या ये विवाद सिर्फ अखाड़ों को लेकर ही था या बात कुछ और भी है? नहीं, ये अखाड़े पे ही था। उन्होंने अखाड़े पे भी नहीं था, उन्होंने ये वो अपना भय प्रकट कृपा का पाठ कर रहे थे, वो आए है क्या मचा रखा, क्या गंद बोल रहा है, ऐसे बात हो गई, इसी बात पे बात हो गया। क्योंकि एक संत जब खाली क्या करेंगे बैठ के, भाई कुछ तो भजन ही करो, ये बात हुई थी। मैंने भी कहा भाई कुछ पाठ करो, जब तक हमारी मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ रविंद्र जी, एक और चीज आपसे समझना चाहती हूँ, ये अखाड़े में पद को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ या फिर महाकुंभ में जो जमीन आवंटन का मामला है उसकी लड़ाई हुई है जो यहाँ तक पहुंची? नहीं, पद का कोई विवाद नहीं है, ये जमीन लड़ाई है, ये जबरदस्ती के का लड़ाई हुई है, जिसका कोई ना पेट है न सर है। हाँ। तो ये लड़ाई किसी इशू पे ही नहीं हुई है, न जमीन पे हुई है न किसी पे हुई है। खाली मैंने आपको कहा हमारे शांत जो एक सभापति जूना अखाड़े के है, आला का ऐसे एक जो राजेंद्र दास नाम के संत आ गए, उन्होंने उनसे जमीन लगा रखा, वो बंद करो, इस बात पे विवाद हो गया। पर वहाँ पर खबरें ये भी आ रही हैं रविंद्र जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ संत बैठ गए हैं वहीं पर और वो ये भी कह रहे हैं कि हम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे। तो क्या मामला पुलिस तक भी पहुंच गया है? बिल्कुल हम भी शिकायत करेंगे दर्ज। वो तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कि हमने बता जाएगा कैमरे में तो क्या लगे। ठीक है, तो क्या मामला दर्ज कराया गया आप लोगों की तरफ से पुलिस में? नहीं, हमने नहीं किया। जब वो करेंगे तो हम भी करेंगे, बहुत सारे होगा। तो बहुत सारी शुरुआत उन्होंने की है ना, वहाँ से कहा है शुरुआत उन्होंने की है, हमने शुरुआत नहीं की है। हाँ, तो आप जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं रविंद्र जी, तो ये माना जाए कि ये जो पूरा विवाद खड़ा हुआ वो जूना अखाड़ा के संतों की तरफ से शुरू किया गया? नहीं, जूना अखाड़े से नहीं शुरू हुआ। ये जो विवाद खड़ा हो गया, ये वो जो राजेंद्र दास नाम जो संत है उसने खड़ा किया। ठीक है, राजेंद्र दास नाम का उसने ये विवाद खड़ा किया। तो अब इस विवाद का ये जो पूरा अभी दिखाई दे रही है तस्वीर वहां से, आप कह रहे हैं कि बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा हुआ क्या? आप कह रहे हैं कि बहुत हाथापाई नहीं हुई, लेकिन हम तो वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसा क्या कहा गया उनकी तरफ से कि थप्पड़ों की बरसात कर दी गई एक दूसरे पर? नहीं, बरसात नहीं हुई। अगर बरसात होती तो इतनी वैसे बरसात नहीं हुई है, हल्का फुल्का हो जाता, धक्का मुक्की हो जाती है। फिर मेला है, कुंभ का मेला है, ये सब बातें चलती रहती है। इसीलिए तो चिंता बढ़ती है ना रविंद्र जी की कुंभ के मेले की शुरुआत होने वाली है, जमीन आवंटन को लेकर अखाड़ा परिषद की ये बैठक, और वहां पर संत महात्मा इस तरह से आपस में भिड़ जाते हैं, तो प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो उस महात्मा की गलती है, महात्मा जी ने वहाँ से गलत बात की सुनी। चलो, कहाँ किया गया था ये तो बताइए रविंद्र जी। रविंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी।
मैं कह रही हूँ आवाज आ रही जी, है। आप कह रहे हैं कि मामला ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं लग रहा है, लेकिन बात अगर पुलिस तक पहुंच रही है, शिकायत अगर थाने में भी करने की बात तो कही जा रही है। शिकायत तो शुरुआत उन्होंने की ना, शिकायत तो हम कराएंगे ना, FIR दोनों साइड से होगा ना, वन साइड से नहीं होगा। हाँ जी, तो शुरुआत उन्होंने की है जी। वो जो एक गुट बैठा हुआ है, उनकी नाराजगी क्या है? वो क्या चाहते हैं? क्योंकि वो तो वहां जो अधिकारियों के साथ वो लोग नहीं गए कुंभ मेला क्षेत्र में जमीन आवंटन के लिए, जमीन देखने। हम तो मेला क्षेत्र में, हम जमीन देख रहे हैं मेला क्षेत्र में। ठीक है, आप मेला क्षेत्र में हैं, लेकिन जो दूसरा गुट है वो में वो मेला प्राधिकरण के दफ्तर में बैठा हुआ है, उनकी अपनी नाराजगी है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, जो निर्मोही अखाड़े वाले नरेंद्र दास हैं, क्या वो भी इस मामले में है? माफ कीजिएगा, राजेंद्र दास। रविंद्र जी, रविंद्रपुरी जी, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, लगता है रविंद्रपुरी जी तक आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उनका ये कहना है कि कुछ छोटी मोटी बात पर ये विवाद पूरा खड़ा हुआ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, संतों के बीच ये पूरा तनाव बढ़ता हुआ, ये विवाद बढ़ता हुआ, इतना बढ़ा कि बात हाथापाई तक आ गई है, मारपीट तक की नौबत आ गई। तस्वीरें सामने हैं, प्रयागराज में संतों की ये बैठक, अखाड़ा परिषद की बैठक, जमीन आवंटन को लेकर जो शुरू हुई उस पर यह विवाद बढ़ता चला गया। दो गुट आपस में भिड़ गए। एक गुट जो अभी भी वहीं पर बैठा हुआ है, उनकी अपनी मांगे हैं, शिकायत दर्ज तक कराने की बात कही जा रही है। दो गुटों में मारपीट हो गई अखाड़ा परिषद की बैठक में। कुछ आरोप भी इसमें लगाए जा रहे हैं और मेला प्राधिकरण के अधिकारियों पर भी कुछ आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मामला किस तरीके से बढ़ गया, ये तस्वीरें आप देखिए। प्रयागराज में संतों के बीच मारपीट तक की नौबत पहुंच गई। अच्छा, निर्मोही अखाड़े की तरफ से राजेंद्र दास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, मैं आप ही से जानना चाहती हूं कि आज ऐसा क्या हुआ, अखाड़ा परिषद की बैठक हो रही थी, बात मारपीट तक पहुंच गई, क्योंकि इसमें कई आरोप भी लग रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब भी कुंभ मेला होता है तो जो अखाड़े के पदाधिकारी हैं उन्हीं को बुलाया जाता है और उन्हीं के साथ वार्तालाप होती है। लेकिन ये कुंभ मेले में 2-2, 3-3 मीटिंगों में ऐसा आपत्तिजनक रहा कि जो पदाधिकारी है उनको न बैठा के और दूसरों को बैठाया जाता है। वही सब जैसे जूना अखाड़ों का जो है रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, झगड़ा कराना, विवाद कराना, यही काम है। तो जो है हम लोग खड़े थे और जो है हम लोगों को बैठने का ना मिला, इस वजह से बोले तो उसमें जो है जूना अखाड़े के प्रेमगिरी और हरगिरी हम पे अटैक कर दी और जो है झगड़े का विवाद हो गया। मतलब कि कुंभ मेले में जो है आपस में विवाद जो है मारने का और मारा पीटी का कार्य किए। तो जो है ये सब मिला के जूना अखाड़े के पदाधिकारी थे और भी कुछ फर्जी लाए थे अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अखाड़े में गलत प्रवृत्तियां कर रहे हैं। राजेंद्र दास जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ रविंद्रपुरी जी जुड़े हुए थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि शुरुआत आप लोगों की तरफ से की गई, जिसकी वजह से ये पूरा विवाद गहराया। नहीं, हमारे तरफ से कुछ शुरुआत नहीं किया गया। हमारा प्रशासन से वार्तालाप हो रहा था। वो जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं और जो हमारे तरफ से ऐसा शब्द कहा ही नहीं गया है। और ये जूना अखाड़े का रिकॉर्ड है, ये हरिगिरी का उसमें बयान आ रहा है। आप देख लीजिए कि बम उड़वा देंगे, गोली से उड़वा देंगे, उनके बयान आ रहे हैं और हम खड़े हैं, हमारे ऊपर अटैक किया जा रहा है, वो वीडियो भी दिख रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ नहीं किया गया, तो आपके मुताबिक ये मामला पूरा शुरू किस तरह से हुआ? क्या ये जमीन आवंटन का मामला है जिसकी वजह से लड़ाई शुरू हुई, या फिर किसी पद को लेकर ये विवाद पूरा शुरू हुआ? इसमें विवाद बहुत से हैं। अखाड़ा परिषद नाम की बॉडी है, अभी कुंभ मेले में उसका कोई किसी के पास बहुमत नहीं है। हकीकत ही अखाड़ा परिषद से जुड़ा हुआ है, दूसरा जमीन से भी जुड़ा हुआ है, तीसरा बैठक जो बैठने की व्यवस्था है उससे जुड़ा हुआ है कि हम लोग पदाधिकारी होते हुए भी और खड़े रहे और दूसरों को, फर्जी लोगों को कुर्सियों में बैठा रखा गया। तो उसमें हमने बोला कि जो है ये हो रहा है, उसमें ये सब जो है ये लोग हकीकत को दबाने को हमारा कुर्सी जो है दूसरे को बैठा दिए और जो है हम पे अटैक कर दिए। कई
आपकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो इस पूरे मामले, इस पूरे विवाद की जड़ है, उन्हीं की तरफ से सब कुछ शुरू हुआ? हाँ, देखिए ये जो फर्जी है महान ये निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष कहते हैं अपने आप को, फर्जी है, अवैध है। अखाड़ा परिषद जो है महान निर्वाणी अखाड़ा और जो है उन्हीं की देख रेख में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन यहाँ परिषद की भी बात नहीं थी, यहाँ बैठने के विषय में था। और बैठने के विषय में ये सब अनाधिकार चेष्टा किए हमने, जो है जैसे कि पद अधिकारी हैं वो खड़े और सब फर्जी लोग बैठे थे, जो पद अधिकारी नहीं है वो लोग बैठे थे। तो विषय पे बोला गया, उसमें तो हुआ करके और बाहर निकले और हमने बोला कि आप गलत कर रहे हैं, तो उस पर हमारे पे अतिक्रमण कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ प्रशासन की भी कमी है। जी जी जी, बोलिए। बंदोबस्त रखते तो ये सब बनाव ना होता। ठीक है, आप भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उधर रविंद्र पुरी जी भी गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ये चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं। प्रयागराज में संतों के बीच मारपीट और जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो आरोप लगा रहे थे दूसरे गुट पर, और अभी हमारे साथ जिस तरह से निर्मोही अखाड़े के जुड़े, वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर राजेंद्र दास जी कि पूरा मामला दरअसल शुरू उधर से हुआ, फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ के लिए जमीन आवंटन को लेकर ये बैठक मेला प्राधिकरण के दफ्तर में हो रही थी, पर आप देखिए जरा कैसे वो घमासान वहां पर शुरू हो गया, कैसे वो युद्ध का अखाड़ा दिखाई दे रहा है। दो गुट जो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाए गए, किस तरह से मारपीट साफ तौर पर हुई है, काफी बहसा बहसी हुई है, और यही फिलहाल वजह बताई जा रही है कि अखाड़ा परिषद की जो ये बैठक हो रही थी उसमें पद को लेकर भी और जमीन को लेकर भी ये विवाद है जो इतना बढ़ गया, बात मारपीट तक पहुंच गई। देखिए, अभिनेता सलमान खान के बाद बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख खान को धमकी मिलने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार आरोपी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर धमकी दी थी। शाहरुख खान से 50 लाख रुपए की मांग की गई थी। जिस फोन नंबर से बांद्रा थाने में फोन किया गया था वो फैजान खान नाम के शख्स का था, और इसमें नया अपडेट ये है कि पुलिस ने फैजान से पूछताछ की है, जिसमें फैजान ने यह बताया कि वो पेशे से वकील है और रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है। फैजान का फोन चोरी हो गया था, जिसकी उसने शिकायत भी दर्ज करवाई थी, और इसकी जानकारी उसने मुंबई पुलिस को दी है। मुंबई पुलिस ने फैजान को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ रायपुर से जयप्रकाश त्रिपाठी हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं और मुझे बताया जा रहा है कि उनके साथ फैजान भी मौजूद हैं। तो जरा जयप्रकाश, आप बात कीजिए फैजान से कि आखिर उनकी तरफ से क्या इस मामले में कहा जा रहा है, और जब पुलिस ने बुलाया तो किस तरीके से पूछताछ में उन्होंने क्या बताया अभी तक? चलिए, जयप्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करवाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए इस मामले में यही अपडेट, जो फैजान जिसके नंबर से फोन किया गया मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जयप्रकाश। जयप्रकाश, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस जो है शाहरुख खान को धमकी और फिरौती के मामले में रायपुर पहुंची हुई थी, और रायपुर के पंडरी निवासी जो फैजान खान है उन्हें पूछताछ के लिए पंडरी थाने बुलाया गया था। लगभग 2 घंटे जो है उनसे पूछताछ की गई कि आखिर उनका मोबाइल कहाँ है, क्या उनके मोबाइल से फ़ोन किया गया, तो लास्ट लोकेशन रायपुर दिखाया गया था। और पंडरी थाने में जो 2 घंटे की पूछताछ की गई, इस पूछताछ में निकल कर आया कि जो फैजान है उसका मोबाइल 2 नवंबर को गुम हो गया था, जिसकी उन्होंने रायपुर के ही एक थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। और इसी पूछताछ के बाद जो है फैजान जो है हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि 2 घंटे आपसे पूछताछ हुई, पूछताछ में क्या क्या चीज़ें पूछताछ की मुंबई की बात? देखिए, उन्होंने पूछा कि आप उस दिन कहाँ थे 5 तारीख को। मैंने कहा सर मैं कोर्ट में था, एसपी ऑफिस में था, अभी जो मेरा केसेस लगे थे उसको देख रहा था मैं। और फिर जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे कि मोबाइल नोटिस भी दिया गया, नोटिस दिया गया मुझे, 14 तारीख मुंबई बुलाया गया मुझे। ये बताइए कि एक मामला भी था जिस मामले में आपको लगातार धमकी भी मिल रही थी अंजाम मूवी को लेकर। नहीं, धमकी मुझे नहीं मिली थी, क्या मुझे अभी उस पर कोई धमकी नहीं मिली। आपने उस मामले को लेकर उठाया था हाँ, एक मूवी है शाहरुख खान की अंजाम करके, उसमें उसने एक शिकायत वो डायलॉग बोला है कि हिरन को मारना अच्छा लगता है।
और तो उस पर मैंने कंप्लेंट किया है वहाँ पे। आपने कंप्लेन किया तो ऐसा लगता है क्या कि आपने कंप्लेन किया फिर आपका मोबाइल गुम होता है और फिर शाहरुख खान को धमकी होती है? उस मूवी में शाहरुख खान जुड़े हुए थे, उन्हीं का वो डायलॉग था, तो क्या लगता है कोई साजिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है मेरे को, क्योंकि 10-15 दिन पहले मैंने कंप्लेंट देता हूँ, मेरा मोबाइल चोरी था, उसी को कॉल जाता है, तो कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है इसमें। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें। जांच में सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज भी किया, मैंने स्टेटमेंट दिया, मेरा स्टेटमेंट हो गया? स्टेटमेंट हो गया, 14 तारीख को भी स्टेटमेंट हो गया। तो बिल्कुल ये फैजान है, पेशे से वकील हैं, और जब मुंबई पुलिस पहुंची हुई थी तो इनसे पूछताछ की और पूछताछ में इन्होंने सहयोग किया है और 14 तारीख को नोटिस जारी किया गया इन्हें कि 14 तारीख को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में इन्हें पहुंचना है और आगे जो जांच होगी उस जांच में सहयोग करना है। जी जयप्रकाश, जिस तरह से जानकारी दी जा रही है कि फ़ोन चोरी हो गया था, तो क्या पुलिस अब जहां पर मामला दर्ज हुआ था, फैजान से एक बार बात कीजिएगा और उनसे पूछेगा कि इनका फ़ोन कब चोरी हुआ, उसके बारे में ये क्या और जानकारी देकर आए हैं पुलिस को? क्या शिकायत उसे लेकर लोकल थाने में दर्ज कराई गई थी? ज़रा पूछिए फैजान से। अच्छा, संपर्क हमारा टूट गया है। हम फिर से कोशिश करेंगे जयप्रकाश का रुख करने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर और इसमें ये नया अपडेट है। बांद्रा पुलिस ने पूछताछ की है फैजान से और फैजान ने जानकारी दी है इस बाबत कि आखिर उनका फोन किस तरह से चोरी हो गया था और अभी तक इस मामले में पुलिस लगातार तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। अभी आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी नम्रता भी इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। नम्रता, फैजान से पुलिस ने पूछताछ की है, जानकारी ली है, लेकिन अभी तक इस मामले में आगे कहां तक और पुलिस के हाथ पहुंचे हैं? क्योंकि फिलहाल तो ये बात सामने आ रही है कि जिसके नाम पर फोन है वो फोन दरअसल चोरी हो गया था। जी देखिए, फैजान से मैंने खुद भी बात की है। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर को उनका फ़ोन जो है वो रायपुर से चोरी हुआ था। इसकी शिकायत उन्होंने वहीं के स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी और ऐसे में 5 तारीख को उनका फ़ोन ऑन हुआ और उसके बाद शाहरुख खान को उससे धमकी दी गई बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करके। फैजान का कहना है कि उनका मामला पहले से ही शाहरुख से जुड़ा हुआ है। शाहरुख के खिलाफ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक शिकायत की थी एक फिल्म के डायलॉग को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी साजिश लगती है क्योंकि उनके ही नाम का इस्तेमाल करके धमकी दी गई है। तो 50 लाख रुपए मांगे गए हैं हिंदुस्तानी नाम क्योंकि खुद फैजान इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके साथ हैं। बात कीजिएगा जयप्रकाश। जयप्रकाश, आपसे सवाल है मेरा, आपके साथ फैजान है, आप पूछिए उनसे सवाल। लगता है जयप्रकाश से फिर से संपर्क हमारा टूट गया, उन तक आवाज नहीं जा रही है, लेकिन फैजान उन्हीं के साथ और फैजान से पुलिस ने पूछताछ की, उनके बयान भी दर्ज हुए हैं। उन्हें 14 तारीख का वक्त दिया गया है, मुंबई बुलाया गया है आगे की पूछताछ के लिए। फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, पेशे से वकील हैं फैजान, रायपुर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और एक बार फिर से कोशिश करते हैं। जयप्रकाश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो बात कीजिए फैजान से। जयप्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? लगता है फिर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम लगातार कर रहे हैं लेकिन कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। नम्रता का एक बार फिर से रुक करेंगे। नम्रता, अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप बता रही थी कि किस तरीके से इस मामले में जांच आगे बढ़ा रही है पुलिस। जी बिल्कुल, 5 नवंबर को दोपहर 1:30 बजे के करीब बांद्रा पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन पर फ़ोन किया गया। संतोष घोड़ के जो ऑफिसर हैं वो फ़ोन उठाते हैं, वो पूछते हैं कौन बात करता है, लेकिन सामने वाला सिर्फ धमकी देता है, हिंदुस्तानी बोलकर फ़ोन रख देता है। जिसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस की तरफ से FIR रजिस्टर की गई, लोकेशन निकाला गया। लोकेशन रायपुर की निकलती है, एक टीम वहाँ पर पहुँचती है, 4 ऑफिसर्स होते हैं। फैजान को ढूंढा जाता है और फैजान से पता चलता है कि फैजान का फ़ोन तो 2 नवंबर को चोरी हो गया था, जिसकी शिकायत भी उसने पुलिस स्टेशन में दी थी। अब पुलिस को तलाश है उस शख्स की जिसने फैजान का फोन चुराया और क्या उसने फैजान का डेटा देखने के बाद ये धमकी दी है या इसके पीछे और कोई बड़ा गिरोह है। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। इसी बीच मैं आपको मन्नत की तस्वीर दिखाते हुए समझा दूं कि यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो स्क्वाड की टीम है वो पहुंच चुकी है। यानी कि कहीं ना कहीं इस तरह की धमकी के बाद और सलमान खान को मिल रही धमकियों के बाद पुलिस बिल्कुल भी इजी वे में नहीं इसको ट्रीट करेगी, गंभीर वे में पूरा मामला लिया जाएगा। और ऐसे में
फैजान को कहा गया है कि उनको 13 से 14 तारीख को मुंबई आना है, एक बार फिर से अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दर्ज करवाना है, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है कि फैजान जो है रायपुर से पहले मुंबई के लालबाग में रहा करते थे और उन्होंने जो शिकायत है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दी थी। और उसके बाद जब उनका फोन चोरी हुआ, उनका ही नाम लेकर शाहरुख खान का जिक्र करते हुए धमकी दी गई है। तो ये मामला जितना स्ट्रेट क्लियर दिखाई दे रहा है वैसा शायद नहीं है, क्योंकि उसी शख्स का फोन चुराया गया, उसी शख्स के डेटा को यूज करते हुए धमकी दी गई, जिसका पास्ट में शाहरुख खान से कनेक्शन रहा है। उसने कंप्लेंट फाइल की है और अब धमकी देने वाला कहता है कि 50 लाख रुपए दें वरना शाहरुख खान को जान से मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अलग अलग एंगल जरूर सामने आ रहा है और अब तमाम एंगल्स की जो जांच है वो बांद्रा पुलिस कर रही है। शरीन, ठीक है नम्रता, आप रहिए मेरे साथ। हमारे साथ मृत्युंजय भी इस खबर पर अपडेट लेके जुड़ गए। मृत्युंजय, आपके पास ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि फैजान से भी पूछताछ हो चुकी है, मुंबई पुलिस ने बुलाया भी है 14 तारीख को, लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझती दिखाई नहीं दे रही है। आपके पास कोई नया अपडेट? देखिए, पहली जानकारी में पुलिस को ये अंदेशा था कि अगर सामने सामने नंबर ट्रेस हो रहा है, एड्रेस ट्रेस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई दूसरा खेल भी हो सकता है, और वही निकला। फैजान को ट्रेस किया गया, फैजान से पूछताछ की गई, जब वेरीफाई किया गया तो पता चला कि मोबाइल तो कुछ दिनों पहले चोरी हो गया था। लेकिन ऐसा कैसे संयोग हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बहुत पहले जिसने मुंबई पुलिस के कमिश्नर से शाहरुख खान की शिकायत की थी, उसी व्यक्ति का फ़ोन चोरी होता है और उसी व्यक्ति के फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ वापस से धमकी देने का मामला सामने आता है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके कहा जाता है कि ये बैंड स्टैंड वाला शाहरुख खान है ना, उसको 50 लाख रुपए देने को कहो, नहीं तो उसे जान से मार देंगे। जब पूछा जाता है कि आप कौन, कहाँ से बोल रहे हैं, तो कहता है नाम में क्या करना है, हिंदुस्तानी लिखना है तो लिख लो। तो इस प्रकार का अगर वक्तव्य कहा जाता है तो इसके पीछे मृत्युंजय, मैं आपको यहाँ पर रोकती हूँ। इस वक्त फैजान हमारे साथ सीधा खुद जुड़े हुए हैं, हम सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं। फैजान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज जब पुलिस ने आपको बुलाया तो किस तरीके की पूछताछ हुई है, आपकी तरफ से क्या जानकारी आपकी तरफ से दी गई है? देखिए, मेरा 2 नवंबर को फ़ोन चोरी हो गया था और उसकी कंप्लेंट मैंने खमाड़ी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दे रखा था। तो आज मेरे घर पे 2 बांद्रा पुलिस से पुलिस वाले आए थे, 2 लोकल पुलिस के साथ में, और मुझसे बोले कि आपके नंबर से शाहरुख खान को कॉल किया है और धमकी दी गई है, 50 लाख की फिरौती मांगी गई है, नहीं तो जान से मार देंगे। तो मैंने उनको कहा सर मेरा फ़ोन तो चोरी हो गया, उसकी कंप्लेंट की कॉपी भी उनको दे दी है मैंने वहाँ पे। जी, आपका फ़ोन चोरी हुआ, जिसके बाद आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद आपको कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस की तरफ से दी गई थी? आपके फ़ोन को लेकर आपने फॉलो अप लेने की कोशिश की क्या उसके बाद? नहीं, 2 तारीख को कंप्लेंट दिया था, 5 तारीख को कॉल किया था ये, और मैंने कोई फॉलोअप नहीं लिया था, ना ही पुलिस वाले ने मुझे कोई कॉल किया था। ठीक है, आपको मुंबई पुलिस ने बुलाया? देखिए, ये फ़ोन गुमना एक नॉर्मल सी बात होती है। कई हाँ, 14 तारीख को जाऊँगा मुंबई में। कुछ और कोई आपको हिदायत दी गई है पुलिस की तरफ से, कुछ कहा गया है जब आज आप पुलिस के सामने पेश हुए तो? नहीं, मेरे स्टेटमेंट लिया, वो कोऑपरेटिव थे, मैं भी कोऑपरेटिव था उनके साथ, और मैं खुद भी एडवोकेट हूँ, तो जो प्रोसेस होता है, जो फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी करनी होती है वो, तो स्टेटमेंट हुआ मेरा। अब 14 तारीख को स्टेटमेंट होगा एक मुंबई में। अच्छा, क्योंकि मामला देखिए बहुत हाई प्रोफाइल है, आप भी जानते हैं इसकी अहमियत, लेकिन आज जब पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या आपसे पूछा गया, कौन कौन से सवाल, और आपने उनके जवाब क्या दिए? उन्होंने मुझसे पूछा, हाँ जी, उन्होंने पूछा कि 5 तारीख को कहाँ थे, तो उस दिन मैं कोर्ट में था, और कोर्ट में था उस दिन, और एसपी ऑफिस में था। तो लोकेशन मैंने बता दी जहाँ पे था मैं। अब जिसने कॉल किया उसका लोकेशन पुलिस ट्रैक करे, उसका किसने कॉल किया है। अच्छा, आपका जो बयान दर्ज हुआ है, आपने स्टेटमेंट क्या दिया पुलिस को आज? जी, मैंने स्टेटमेंट दिया कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया था ये, और खमाड़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ऑलरेडी दे रखा मैंने उस पर। जी, और जिस दिन आप बता रहे हैं 5 तारीख कॉल, उस दिन मैं कोर्ट में था, एसपी ऑफिस में था मैं वहाँ पे। अच्छा फैजान, आपका फ़ोन जब चोरी हुआ, कहाँ से चोरी हुआ था? मतलब आप कहाँ थे उस वक्त जब आपको पता चला कि आपका फ़ोन आपके पास नहीं है? ये हाँ, देखिए 2 तारीख को मैं गया था अपना मालविया रोड साइड पे गया था मैं, और शंकर नगर जब मैं रिटर्न हुआ था उस वक्त मुझे लगा कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया है या गुम गया है कहीं पे। तो उसके बाद मैं घर गया, घर पे मैंने कंप्लेंट लिखा मैंने रिटन में, और उसके बाद खमाड़ी पुलिस स्टेशन जाके मैंने कंप्लेंट दे दी वहाँ पे। अच्छा, पुलिस ने जो पूछताछ की है उसमें कुछ और जानकारी आपसे ली गई, कुछ लोगों के नाम या कुछ ऐसी जानकारी जो आप बताना चाहें पुलिस ने आपसे आज पूछा है उसके बारे में?
देखिए हाँ, एक चीज़ मैंने उनको बताई कि शाहरुख खान के खिलाफ मैंने एक कंप्लेंट 10-15 दिन पहले भी दी थी वहाँ मुंबई पुलिस में और राजस्थान में। उसकी एक मूवी थी अंजाम मूवी करके, जिसमें वो हिरन के लिए बोलता है कि इसको मार के खाना अच्छा लगता है उसको। उस पर मैंने कंप्लेंट दी हुई है मुंबई पुलिस में, कमिश्नर पुलिस को, बांद्रा पुलिस को भी दे रखी है। तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कॉन्स्पिरेसी की कंप्लेंट 15 दिन पहले देता हूँ, मेरा फ़ोन चोरी होता है, उसी को कॉल भी जाता है, उसी को धमकी, तो ये उसने किया है, उसके किसी जानने वाले ने, उसके किसी चाहने वाले ने किया है। आपको लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या है मामला? दोनों में कोई कनेक्शन है? देखिए मैं राजस्थान से, अजमेर से हूँ मैं, और बिश्नोई समाज के मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। और उसने जो फिल्म में जो डायलॉग बोला था कि गाड़ी में हिरन पड़ा है, उसको पका के खा लेना, हरी सिंह, और उसकी माँ जब उसको मना करती है तो कहता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब चूंकि बिश्नोई समाज में 29 धर्म है, एक धर्म उनका ये भी है कि हिरन की रक्षा करना, तो ऐसे में अगर मुसलमान इस तरह का जी आप ये डायलॉग इससे पहले भी बोल चुके हैं, तो इस डायलॉग से, इस बात से कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपको, मतलब आपको क्या दिक्कत है इससे, जो आपने कंप्लेन दर्ज कराई फिर जाके? देखिए बिश्नोई समाज मेरे दोस्त है बहुत सारे, उनको तकलीफ थी इस बात से, और बीइंग ए मुस्लिम मुझे भी लगा कि एक ऐसे जो डायलॉग है फिल्मों में, दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा कर सकते हैं, तो ऐसे में ये फिल्म को बैंड होना चाहिए, शाहरुख खान पे प्रॉपर विधिपूर्वक कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आज जो आपसे पूछताछ हुई, कितने पुलिसकर्मी वहां पर थे, और आपसे पूछताछ रायपुर पुलिस की तरफ से हुई है या मुंबई पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे? नहीं, मुंबई पुलिस आए थे, 2 पुलिस वाले थे वहाँ से, और लोकल थे यहाँ से, लेकिन पूछताछ मुंबई पुलिस नहीं की मुझसे सिर्फ। कितनी देर तक ये पूछताछ हुई है आपसे? ये करीबन 2 घंटा पूछताछ हुई है। 2 घंटे तक, मतलब आपसे काफ़ी सवाल जवाब हुए, और जब आपको बुलाया गया है तो उसके लिए भी कुछ खास आपको कहा गया है? जब 14 तारीख की आपने डेट बताई है, मुंबई बुलाया गया आपको, बांद्रा पुलिस स्टेशन? हाँ, बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया मुझे। अच्छा, स्टेटमेंट मेरे एक रिकॉर्ड हो चुका है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट शायद और लेंगे वहाँ पे मुंबई। हाँ, ठीक है। देखिए, आपने वो डायलॉग की बात की, आपने कहा कि बिश्नोई समाज का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपके करीबी हैं, आपके दोस्त भी हैं, और यही जानकारी आपने पुलिस को भी दी है, तो इस बात को दोहराना, इस बात का जिक्र करना, इसके पीछे की भी कोई खास वजह है क्या? देखिए मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि 15 दिन पहले कोई कंप्लेंट देता है, फिर मेरा मोबाइल चोरी, और उसी शाहरुख खान को ही कॉल जाता है, तो कुछ ना कुछ अब कॉन्स्पिरेसी है इसमें, जो मुझे लग रहा है। अच्छा फैजान, एक चीज़ और, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ओके। आप जब हमारा फ़ोन गुम होता है, हमारा सिम कार्ड गुम हो जाए, तो जनरली हम उससे बंद कराते हैं ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं किया गया? आपने उसे ब्लॉक कराने की कोशिश नहीं की? देखिए मेरा व्हाट्सअप दूसरे नंबर पे चालू था, और चूंकि मैं एडवोकेट हूँ तो मेरे PDF फाइल्स, कॉल्स आते रहते हैं उस पर, और जो सिम कार्ड था वो दूसरे कीपैड वाले मोबाइल पे था जो चोरी हो गया, जिससे कॉल किया गया है। तो मैंने ये सोचा था कि 2-3 दिन बाद करवा दूंगा, बंद करवा के वापस, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, मेरे पास टाइम नहीं था उस वक्त, थोड़ा बिजी था मैंने सोचा 2-3 दिन बाद करवा लूँगा, फिर सडनली ये सब कुछ हो गया अभी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप उस नंबर का व्हाट्सएप दूसरे नंबर पर यूज़ कर रहे थे? जी, वो अभी भी चालू है, व्हाट्सएप चालू है मेरा अभी भी उस नंबर पे। अच्छा, तो नंबर ब्लॉक कराने के लिए आप कह रहे हैं कि समय नहीं था। देखिए, ये सवाल इसलिए क्योंकि कई उठते हैं जहन में। आप कस्टमर केयर पर, ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत प्रोसीजर बहुत आसान है, आप कस्टमर केयर के जरिए भी उसे नहीं, ये सिंपल प्रोसेस नहीं है, उसमें हिंदी के लिए 1 दबाएं, अंग्रेजी के लिए 2 दबाएं, ऐसा चलता रहता है, बहुत टाइम लगता है, और मैं थोड़ा बिजी था, मैं अभी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट गया था। आप खुद पेशे से वकील हैं फैजान, आपको पता है, आपको जानकारी होगी इस बात की, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह से आजकल कितने फर्जीवाड़े होते हैं। आपके खोए हुए, गुम हुए फोन का कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो ये तो आपको सबसे पहले कराना चाहिए था। जी। हाँ, लेकिन कभी इतना सोचा नहीं था ना कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी मैं करवा देता, पहले भी मेरा कई बार मोबाइल घुमाए, मैंने उसको बंद करवा के चालू नंबर, सेम नंबर चालू कराया था। इसका भी सोचा था कि 2-3 दिन बाद करवा लूँगा, क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं यहाँ पे, मेरी मदर की तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी, बिजी था मैं उसमें, कोर्ट का कुछ केसेस थे मेरे ऐसे, तो उसमें बिजी हो गया था। देखिए ये सब चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं, मोबाइल लोगों का घूमता रहता है। जी। अच्छा, लेकिन कॉल करना, जिसने भी कॉल किया पुलिस ट्रैक करे किसने कॉल किया है, और हाँ, कि जिस जगह से फोन कॉल गया था, क्या उसकी लोकेशन ट्रेस हो पाई है? इस बारे में आपके पास जानकारी है क्या कोई?
हाँ, मुंबई पुलिस ने मुझसे पूछा था उस दिन आप कहाँ थे 5 तारीख को, तो उस दिन मैं कोर्ट में था और एसपी ऑफिस में था कुछ काम से, जिस तक कॉल किया गया है ये। और वहाँ पे तो कैमरे लगे हुए हैं, एसपी ऑफिस में भी कैमरे लगे हैं, कोर्ट में भी कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरा तो लोकेशन हर जगह है वहाँ पे। अब जिसने कॉल किया है, कहाँ से कॉल किया, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी उस चीज़ को। अच्छा, जहाँ पर आपका फोन गुम हुआ, जिस जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या वहाँ की लोकेशन ट्रेस की गई है? क्योंकि वो IMEI नंबर के जरिए वो कोशिश की जाती है, वो ट्रेस किया जा सकता है। बिल्कुल 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 पुलिस कर रही है, मुझे बताया नहीं इस बारे में क्योंकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब मुझे कुछ उन्होंने इस बारे में बताया नहीं कहाँ पे लोकेट किया उन्होंने। नहीं, जब हमारा फोन गुम होता है तो कई बार हम खुद से भी कोशिश करते हैं। मेरा लोकेशन, आपने प्रयास किया उस वक्त? मैंने किया था कोशिश, बिल्कुल बिल्कुल मैंने कोशिश किया, लेकिन ट्रैक नहीं हो पाया था। मैंने गूगल के थ्रू भी जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी किया था कोशिश, लेकिन ट्रैक नहीं हो पाया मेरा, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था वो। ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका फैज़ान हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो फैज़ान, जिनके फ़ोन से धमकी दी गई है, उनकी तरफ से तमाम बातचीत बताई हमारे सामने रखी, और फैज़ान ने हमें बताया कि किस तरीके से उनसे पूछताछ हुई है, और अभी मुंबई पुलिस ने उन्हें बुलाया भी है बांद्रा, जहां पर उनसे आगे की तफ्तीश की जाएगी। इस बड़ी खबर पर नज़र लगातार हमारी बनी हुई है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।